तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एड्रियन चाइकोव्स्की की एक बहुत ही मशहूर किताब है चिल्ड्रन ऑफ टाइम। आज हम इसी का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये कहानी बात करती है ब्रह्मांड में इंसानियत के आखिरी भविष्य के बारे में और एक ऐसी नई बुद्धिमत्ता के उदय के बारे में जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार विज्ञान कथा की गहराइयों में गोता लगाते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। देखिए, हम हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि इस पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ और सिर्फ हमारा यानी इंसानों का ही राज होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य इंसानों का हो ही ना। कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड की जहां इंसान सर्वोच्च प्रजाति नहीं है, जहां विकास की इस दौड़ में कोई और हमसे बहुत आगे निकल चुका है। सच कहूं तो ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। भाग 1, पुराने साम्राज्य का पतन और एक विफल प्रयोग। अब इस कहानी की शुरुआत में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का भविष्य पलट कर रख देती है। होता कुछ यूं है कि डॉक्टर अवाराना कैन नाम के एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक खास ग्रह तैयार किया जहां उनका प्लान था कि बंदरों को एक नैनोवायरस के जरिए एक बेहद उन्नत प्रजाति में बदला जाए। लेकिन तभी इंसानों का एक हिंसक विद्रोह होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। सारे बंदर मारे जाते हैं। पर वो जो शक्तिशाली नैनोवायरस था ना, वो गलती से उस ग्रह की मूल मकड़ियों में फैल जाता है और डॉक्टर कैन, उनकी चेतना बस एक सैटेलाइट में कैद होकर रह जाती है, एक डिजिटल भूत की तरह जो सदियों तक अपने इस बिगड़े हुए प्रयोग की रखवाली करता रहता है। भाग 2, मानवता बनाम मकड़ियां और जीवन रक्षा के दो अलग अलग मार्ग। यहाँ से कहानी दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में मुड़ जाती है। एक तरफ हमारे पास गिलगमेश नाम का एक इंसानी अंतरिक्ष यान है। ये यान धीरे धीरे टूट रहा है, खत्म हो रहा है और इसके अंदर इंसानियत के आखिरी बचे हुए लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ठीक उसी ग्रह पर पोर्टिया नाम की मकड़ियों के वंश का एक अद्भुत रचनात्मक जागरण हो रहा है। जहां इंसान सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं ये मकड़ियां बहुत ही तेजी से विकसित हो रही हैं। इस अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ गिलगामेश पर कैप्टन गायन के नेतृत्व में इंसान हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर है, राशन बचाने पर है और आपस की राजनीति में उलझने पर है। उनका पूरा समाज जैसे ठहर सा गया है और पुरानी बातों से चिपका हुआ है। इसके ठीक उलट पोर्टिया की दुनिया में मकड़ियां नई चीजें सीखने, रचनात्मकता और अभूतपूर्व सहयोग पर ध्यान दे रही हैं। वे विकास की ऐसी छलांगे लगा रही हैं जो प्रकृति में पहले कभी नहीं देखी गईं। यह ठहराव और निरंतर प्रगति का एक एकदम सटीक उदाहरण है। और फिर आता है वो पल जिसका डर था। सदियों की लंबी यात्रा के बाद गिलगामेश यान आखिरकार उसी हरे भरे ग्रह पर पहुंचता है जिसे डॉक्टर केर ने तैयार किया था। इंसानों को लगता है कि चलो आखिरकार एक नया घर मिल गया, लेकिन तभी डॉक्टर कर्न का वो सदियों पुराना विकृत हो चुका डिजिटल भूत उन पर भयानक हमला कर देता है। जरा सोचिए, जिस दुनिया में इन बचे खुचे इंसानों की जान बच सकती थी, उसी की रक्षक उन्हें वहां कदम तक नहीं रखने देती। हताश होकर इंसानों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। भाग 3, विकास और पतन और अलग होते रास्ते। यहाँ जो बात सच में दिमाग चकरा देने वाली है वो है मकड़ियों का विकास। पहली पीढ़ी में उनके अंदर बुद्धिमत्ता की बस एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन कुछ ही पीढ़ियों बाद वे अपने रेशम के धागों में कंपन पैदा करके एक दूसरे से बात करने लगती हैं। उनमें काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। फिर उनका कांस्य युग आता है जहां वे धातु से औजार बनाती हैं, चींटियों को पालती हैं और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र पर चर्चा भी करती हैं। और देखते ही देखते वे औद्योगिकरण के चरण में पहुंच जाती हैं। भाप की शक्ति और गणित के साथ एक ऐसी सभ्यता खड़ी हो जाती है जो पूरी तरह विकेंद्रीकृत है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। अब जरा वापस इंसानों की तरफ देखिए, जहां मकड़ियां आसमान छू रही हैं, गिलगमेश पर सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। खाना उगाने वाले हाइड्रोपोनिक सिस्टम ठप पड़ गए हैं, लोगों को जिंदा रखने वाले क्रायोपॉड्स खराब हो रहे हैं। इतिहासकार होल्स्टन और बाकी लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक गुट बचे खुचे संसाधनों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हालत इतनी बदतर हो जाती है कि उन्हें मजबूरी में एक जहरीले और एकदम बंजर ग्रह पर बस्ती बसाने की कोशिश करनी पड़ती है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी आपदा साबित होती है। भाग 4, टकराव का मार्ग और कैन की दुनिया में वापसी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गिलगामेश को हार मानकर वापस डॉक्टर केर्न के उसी ग्रह पर लौटना पड़ता है।
लेकिन इस बार नीचे की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। जब इंसानों को पता चलता है कि नीचे कोई खाली ग्रह नहीं बल्कि एक पूरी तरह से विकसित औद्योगिक मकड़ी सभ्यता बस चुकी है, तो उनके सचमुच होश उड़ जाते हैं। और यहीं पर वो सवाल एक बार फिर पूरी ताकत से सामने आता है, क्या होगा जब इंसान इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान प्रजाति नहीं रह जाएंगे? उनका नया स्थान क्या होगा? और इस सब अफरा तफरी के बीच डॉक्टर केन की डिजिटल चेतना पूरी तरह से बिखर रही है। वो सदियों से यही मानकर बैठी थीं कि नीचे उनके प्यारे बंदर विकसित हो रहे हैं। जब उन्हें असली सच का पता चलता है तो उनका एआई दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उनके महान प्रयोग का नतीजा ये विशाल मकड़ियां हैं। उनका वास्तविकता से पूरी तरह संपर्क टूट जाता है और वो एक बेहद पागल और हिंसक मशीन बन जाती हैं। अब वो इंसानों और मकड़ियों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। भाग 5। पहला संपर्क, भय बनाम सहानुभूति। जब इंसान पहली बार इन विशाल मकड़ियों को देखते हैं तो उनका रिएक्शन बिल्कुल वही होता है जो शायद आपका या मेरा होता, मतलब शुद्ध खौफ। उनके लिए ये भयानक मकड़ियां किसी डरावने सपने के सच हो जाने जैसी हैं। इंसानी नजरिए से अगर देखें तो ये सिर्फ खतरनाक एलियन राक्षस हैं जिनसे हर कीमत पर खुद को बचाना है। ये डर, ये खौफ इंसानी फितरत में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। मकड़ियां इंसानों के बारे में क्या सोचती हैं? दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए इंसान कोई भयानक राक्षस नहीं है, बल्कि सिर्फ अजीब और कमजोर स्तनधारी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मकड़ियों का समाज लड़ाई या शिकार पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग पर बना है। इसलिए वे इंसानों को तुरंत मार डालने के बजाय उन्हें एक संभावित खतरे के रूप में तो देखती ही हैं, लेकिन साथ ही शांतिपूर्ण संबंध बनाने के एक बेहतरीन मौके के रूप में भी देखती हैं। इंसानों के इस नए खतरे से निपटा कैसे जाए, इस पर मकड़ियों के समाज में एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बहस छिड़ जाती है। एक तरफ पोटिया वंश है जिनका मानना है कि हमें इंसानों के प्रति करुणा और समझ दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ फेबियन वंश है जो कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए, एक गैर मानव प्रजाति आपस में हिंसा के बजाय नैतिकता और सहानुभूति पर बहस कर रही है। और सबसे अच्छी बात, अंत में वे करुणा का मार्ग ही चुनते हैं। और ये सब कहानी को उसके सबसे बेहतरीन और भावनात्मक मोड़ पर ले आता है, जब किरण का वो हिंसक सैटेलाइट दोनों प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है, तो सारी पुरानी दुश्मनी भुला दी जाती है। इंसान और मकड़ियां जो कभी एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वो एक साथ आते हैं। वे पुराने साम्राज्य के उस खतरनाक अवशेष को बंद करने के लिए एक शानदार गठबंधन बनाते हैं। भाग 6। एक साझा भविष्य, एकीकरण, प्रभुत्व नहीं। अब जो होता है वो साइंस फिक्शन की दुनिया में सचमुच बहुत अनोखा है। लड़ाई खत्म होने के बाद मकड़ियां इंसानों को मारती नहीं हैं। इसके बजाय वे उन्हें जीवन रक्षा का सबसे बड़ा तोहफा देती हैं। वे उसी नैनो वायरस का इस्तेमाल करती हैं जिससे वे खुद विकसित हुई थी और इंसानों के शरीर को अपने ग्रह के हिसाब से ढाल देती हैं। ये किसी को हराना या किसी पर कब्जा करना नहीं था, ये एक नई और बहुत ही मजबूत साझेदारी की शुरुआत थी। जरा इस नए समाज को देखिए। दोनों बिल्कुल अलग प्रजातियों ने अपनी अपनी खूबियों को एक साथ मिला दिया है। मानवता ने उन्हें अपनी पीढ़ियों पुरानी यादें और संस्कृति दी। मकड़ियों ने अपना बेजोड़ सहयोग और नए नए इनोवेशन करने का तरीका दिया। और उस नैनो वायरस ने एक ऐसा उन्नत संचार तंत्र तैयार किया जिससे दोनों एक दूसरे को बिना बोले गहराई से समझ सकें। दो अलग अलग प्रजातियां मिलकर एक बहुत ही शानदार और संयुक्त सभ्यता बन गई। आज के इस विश्लेषण को हम इस किताब के एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार के साथ खत्म करेंगे। बुद्धिमत्ता ऊपर चढ़ने की कोई सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक जाल है और भविष्य उन्हीं का है जो इसे बुनने का चुनाव करते हैं। क्या खूब कहा है ना? बुद्धिमत्ता का मतलब किसी को कुचलकर ऊपर चढ़ना नहीं है। यह एक वेब की तरह है जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा है। ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि भविष्य ताकत या प्रभुत्व से नहीं, बल्कि सहानुभूति और एक दूसरे से जुड़ने से बनता है। तो अगली बार जब आप बुद्धिमत्ता और भविष्य के बारे में सोचें तो खुद से पूछिएगा, हम क्या बुनना चुन रहे हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।